caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स हॉस्पिटल के बारे में। तो बहुत सारे दोस्त जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसीज चलती ही रहती है, क्योंकि उनके बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे उनके बेड है, तो वो स्टाफ को हायर करते ही रहते हैं। तो वहाँ पे अभी भी वैकेंसी चल रही है। अगर आप भी जाना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे तक आप जा सकते हो। 10 बजे से पहले पहले वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पे जो इंटरव्यू होती है वो कैसे होती है, क्या उनका प्रोसेस है, पूरा शुरू से लेके एंड ज्वाइनिंग तक आपको क्या क्या करना होता है वहाँ पे, वो सारा आज इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलते थे, मतलब कमेंट में पूछते रहते हैं, मैं सबको एक ही चीज़ बार बार बताता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये वीडियो बना दूंगा, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले फर्स्टली आपको जो मैक्स साकेत वाला है, एक दो मतलब साथ साथ में, एक स्मार्ट है एक साकेत वाला है। तो जो साकेत वाला है या स्मार्ट, दोनों में किसी में भी जा सकते हो। वैसे साकेत वाला ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो JCI के अंडर भी आता है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा मतलब अच्छा है, सैलरी भी थोड़ी सी ज़्यादा देता है। तो इसलिए जब भी आप वहाँ पे जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है वहाँ पे सर्विस फ्लोर जो है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में एक सर्विस फ्लोर है, वहाँ पे आपको जाना है पहले। ठीक है, वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको HR में अपना CV सबमिट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ी देर वहाँ पे वेट करनी है। फिर उसके बाद वो जितने भी मतलब स्टूडेंट आते हैं सबको क्या करते हैं कि बार वो टेस्ट पेपर देते हैं। तो टेस्ट पेपर देने के लिए आपको एक कमरे में बिठा देंगे, वहाँ पे आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा और साथ में एक और फॉर्म मिलेगा जिसके ऊपर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम, email ID, ये वो सब कुछ करना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है या फ्रेशर हो, जो भी है वो आपको लिखना है। वो सारा मतलब जो भी उसमें पूछेंगे वो आपको फिल करना है। ठीक है, वो आपने फिल कर दिया। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 20 या 25 क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली 25 ही होते हैं, जिनमें से वो 15 वाला उठाते हैं। अगर 15 नंबर आपके आते हैं तो आप पास हो, तो आपको उठाते हैं, मतलब आपकी सिलेक्शन होती है फर्दर आगे के लिए। तो बहुत सारे दोस्त जो बोलते हैं कि हमें अगर मैक्स हॉस्पिटल में जाना है तो हमें रेफरेंस का एक कॉलम होता है, तो वहाँ पे रेफरेंस के नाम में हम आपका नाम लिख सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रेफरेंस में आप उसी का नाम लिख सकते हो अगर वो उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम करता है। अगर जिसने भी रेफरेंस के थ्रू जाना है तो वहाँ पे मेरे 2-3 नोन टू स्टाफ है जो मुझे क्लोजली जानते हैं, तो उस स्टाफ का आपको नाम और ID मैं आप बता दूंगा, जिसने भी रेफरेंस के थ्रू मैक्स हॉस्पिटल में जाना है। तो अगर आप भी मैक्स हॉस्पिटल में जाना चाहते हो साकेत वाले में, और आप चाहते हो कि रेफरेंस में मुझे किसी का नाम मिल जाए जिसका मैं लिखूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ऊपर इंस्टाग्राम की ID मैंने दे रखी है, उस पे जाके आप मुझे सीधा डायरेक्ट अपना CV सेंड कर दो। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको रेफरेंस में किसका नाम लिखना है, उसकी ID, उसका डिपार्टमेंट और उसका नाम, तीनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। फिर आप वहां पे जाओ और उनका सीधा नाम डायरेक्ट उसमें लिख सकते हो। तो रेफरेंस के साथ थोड़ा ये होता है कि आपको ना थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हो वो दूसरे स्टाफ से, कि उनको ये होता है कि हमारे किसी स्टाफ ने यहाँ पे इनको आने के लिए रेफर करा है, तो इसलिए वो आपको थोड़ी ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देके। अगर आपने डायरेक्ट भी जाना है तो डायरेक्ट भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप प्रेफरेंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टाफ मुझे बोलते हैं कि हमें किसी की रेफरेंस में जाना है, तो रेफरेंस का नाम मांगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला। तो जिसको भी चाहिए वो DM कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको नाम और ID और डिपार्टमेंट बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट आपका क्लियर होता है। अगर नहीं होता है तो मे बी वो आपको नहीं रखेंगे, तो अगर नहीं भी होता है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पाइनल हॉस्पिटल बसंत कुंज में जा सकते हो, वहाँ पे भी फ्रेशर की वैकेंसी है। मैक्स के और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस है, वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, फोर्टिस जो गुड़गांव वाला है वहाँ पे जा सकते हो, और मेदांता में ट्राई कर सकते हो। वो तो मेदांता वाले तो वैसे ही कॉलेज से स्टूडेंट उठाते हैं जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं आई होती, तो आप अगर फ्रेशर भी ट्राई करते हो तो आपका भी हो जाएगा, बस आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं कि आगे क्या करना है। तो अभी आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको फिर वो वेट करने के लिए बोलेंगे, तो फिर वो आपके सारे टेस्ट चेक करके जिसका भी क्लियर होता है, फिर वो क्या करेंगे कि उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उनको ऊपर 5th फ्लोर है उनका, वहाँ पे एक CNO ऑफिस है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। फिर 1 by 1 आपकी इंटरव्यू होती है। तो इंटरव्यू में वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, तो आपको जस्ट वहाँ पे जाना है, आपकी इंटरव्यू होगी वहाँ पे। एक CNO ऑफिस में मेल कोई है साउथ इंडियन, वो आपकी इंटरव्यू लेगा। अभी यहाँ पे फिर से बात आती है इंटरव्यू की, कि वही सारे स्टाफ बोलते हैं हमें हेजिटेशन होती है,
हम मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो ज़रूर आप देख लेना, उस थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको खुद ही मतलब अपना जो शाइनेस है, शाई फील जो आप करते हो या नर्वसनेस आप फील करते हो, वो आपको ही ओवरकम करनी है। इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बस ये है कि कहीं भी जगह पे हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें ज़रूर हेजिटेशन होती है, लेकिन उस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपकी हेजिटेशन ख़त्म होती है। जैसे मैं भी बार बार हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो शुरू में मैं भी जब आया था मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी, है ना, एंजाइटी होती है, कई बार हमें हमारा मुंह सूखने लग जाता है। तो थोड़ा मतलब एंजाइटी की वजह से ना हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, मतलब ये नॉर्मल है। ये अगर आपके साथ होती है तो आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरे साथ ही ऐसे होता है और किसी के साथ नहीं, ये सबके साथ ही होता है। इवन मेरे साथ भी होता था जब मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब आया था दिल्ली में। लेकिन अभी तो खैर हैबिट हो गई है, 1 2 3 4 मतलब 20-25 हॉस्पिटल में जा के ना अब तो ऐसे लगता है यार लगना तो है नहीं, बस जाते हैं, ऐसे लगता है यार ये तो मतलब नॉर्मल सा, ये कोई ऐसा होता ही नहीं है। मतलब खुशी होती है कि मतलब थोड़ा मन में ये होता है कि यार कब इंटरव्यू लेंगे और मैं अंदर जाऊँ। तो ये चीज़ अगर आप सोच के जाओगे तो मुझे लगता है आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको होती है तो आप ट्राई करो, आप एक मिरर ले लो, उसके सामने होके बोलो, मतलब कन्वर्सेशन करो, या फिर आप कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो अपने आसपास। यहाँ पे आपको काम नहीं करना है, जस्ट देखने के लिए कि आप अपनी एंजाइटी को कैसे ओवरकम करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर इसको कम करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये थी कि हिंदी और इंग्लिश में क्या सीन है। तो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आपकी इंटरव्यू लेगा तो वहाँ पे ये नहीं है कि किसी को हिंदी नहीं आती, क्योंकि अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो हिंदी जो है यहाँ पे मातृभाषा मानी जाती है। तो ये तो मतलब मदर टंग है, तो सबको ही आनी चाहिए। तो वो जो वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे आपकी, उनको भी हिंदी आती है। ये नहीं है कि आप हिंदी में बोलोगे तो उनको पता नहीं है। और उन्होंने आपको हॉस्पिटल में जॉब इसलिए नहीं देनी कि आपकी उन्होंने इंग्लिश बुलवानी है आपसे, उन्होंने जस्ट आपको इसलिए देना क्योंकि आपने वहाँ पे नर्सिंग केयर करनी है पेशेंट्स की, ठीक है। तो सारे पेशेंट हिंदी ही बोलते हैं, कोई मतलब अब्रॉड से पेशेंट नहीं आते ज़्यादा वहाँ पे कि उनके साथ इंग्लिश ही बोलनी है। तो हिंदी आएगी तो आपको चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इंटरव्यू देते हो तो अपनी इंट्रोडक्शन कई बार होता है कि हम इंग्लिश में याद करके रखते हैं, और कई बार वो इंग्लिश में पूछता है, हम भी इंग्लिश में बताते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन वो और पूछेंगे, फिर आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको जितना इंग्लिश में आ रहा है, अगर जैसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मतलब वो कुछ पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है बोलना है, माई नेम इज़ दिस आई एम फ्रॉम, यहाँ से आप हो, ठीक है, आई हैव डन माई GNM और BSc इन दिस ईयर, जो भी है जिस कॉलेज से करिए। तो ऐसे थोड़ा सा बोल के उसके बाद आप आगे फर्दर वो जो क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता के आप हिंदी में आ सकते हो। फिर आप हिंदी में बोलोगे, वो भी आपके साथ हिंदी में बोलेगा। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो फिर ऑब्वियसली वो भी इंग्लिश बोलेंगे। तो ज़्यादा अगर आपको, मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा नहीं आती तो ज़्यादा सर मत फंसाओ इंग्लिश में। अगर आपको नहीं आती फिर भी आप शो कर रहे हो कि मुझे आती है ना, तो वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलने से आपकी सैलरी ये नहीं है कि आपको अगर फ्रेशर को 25 मिलनी है तो आप फ्रेशर ही 30,000 दे देंगे भी, हाँ भाई इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी, इसकी सैलरी ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी बोलोगे तो भी उतनी सैलरी, इंग्लिश बोलोगे तो भी उतनी सैलरी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वहाँ पे CNO ऑफिस में हमने वहाँ पे काम नहीं करना है, हमें अपनी अगर इमेज बनानी है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार इंग्लिश बोलेंगे तो एक ना वहाँ पे इमेज बन जाएगी इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंटरव्यू जिसने लेनी है ना, उसके बाद वो बंदा आपको कभी दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको अगर अपनी रेपो बढ़ानी है तो आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हो वहाँ पे रेपो बढ़ानी होती है, कुछ इंग्लिश के साथ आपकी रेपो नहीं बढ़ेगी। तो वो आपके काम के ऊपर है, आप कैसे काम करते हो, ये मेन सीन है। तो इसलिए इंग्लिश का हवा मत बनाओ, उसका कोई भी मतलब होता ही नहीं, इसमें इंक्लूड ही मत करा करो। अगर आपको नहीं आती तो छोड़ दो ना, ज़रूरी बोलनी है आपको, बस इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। कोई आपको कुछ बोलता है तो आप समझ लो, उसके बाद अपना आप अपना आंसर हिंदी में दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने जैसे अगर आप फ्रेशर हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कैसे 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 आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो मतलब वही है, फ्रेशर को ज़्यादा कुछ नहीं है, वाइटल साइन हो गए, है ना। मतलब ये नहीं है अगर आप फ्रेशर हो आपको पूछेंगे वेंटिलेटर के मोड बताओ, है ना, ये बताओ वो बताओ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछते। थोड़े बहुत जस्ट आपको पता होना चाहिए जो आपने क्लिनिकल ड्यूटीज़ में पढ़ा है,
ठीक है। वाइटल्स वगैरह का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसी वाली चीज़ें हैं ना जो छोटी छोटी, उनका आपको बता देना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, जैसे मैं तो खैर एक्सपीरियंस्ड के साथ ही उनको बोल गया था, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ अगर आप 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस लेके जाते हो, अगर आपको 5 साल के एक्सपीरियंस है तो आपकी रफली मतलब 35,000 सैलरी लगेगी वहाँ पे। 35 से ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं होगी, ठीक है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस 4 का हो गया तो 33 टू 34, 3 साल का हो गया तो 30 टू 32 तक या 33 तक, फिर 2 साल का हो गया तो 28 टू 30, फिर 1 साल का हो गया तो 25 टू 26-7 तक लगती है। मतलब ऐसे कुछ सैलरी उन्होंने कर रखी है जो कि आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बाकी वहाँ पे वो सारा काटते हैं पीएफ वगैरह, वो आपको सब जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इंटरव्यू आपकी हो गई। अभी उसके बाद जो मेन चीज़ है, इंटरव्यू में वो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे मेरे से उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। एक वेंटिलेटर के बारे में पूछा था, वेंटिलेटर के मोड क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैंने उनको बता जो रखा था कि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो वेंटिलेटर के मोड उन्होंने मुझे पूछा। फिर पीप वगैरह की फुल फॉर्म है, क्या होती है, वो क्या काम करती है वेंटिलेटर में, ठीक है। और केयर ऑफ बंडल के बारे में, और क्वालिटी इंडिकेटर वगैरह क्या क्या होते हैं, वो अभी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो आपको पूछेंगे, हद 5 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, कम ही पूछेंगे। तो मेरे से उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। तो उसके बाद वो आगे मेन पॉइंट पे कि एक्सपीरियंस आपको कहाँ का है, ठीक है। तो एक मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, जैसे मतलब आजकल कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आपका गैप है, या फिर आपने कोविड के टाइम पे ड्यूटी करी है, आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है ना, जहाँ आपने होम केयर में करी है पैसों के चक्कर में और आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है, तो ऐसे केस में कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना फेक एक्सपीरियंस बना लेते हैं। तो फेक एक्सपीरियंस जब आप बनाते हो तो वो क्या करते हैं कि जिस भी हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस है ना, वो वहाँ पे कॉल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिखा दोगे कि ये लो सर हमारा एक्सपीरियंस है, आपने स्टैम्प भी चाहे खुद लगा लिए, साइन भी कुछ कर दिए हैं, ठीक है। कुछ मतलब डिट्टो आपने वही सेम कर लिया जो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस लेटर पे होता है। लेकिन जब वो कॉल करेंगे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहला जो कॉल है वो जाएगा एचआर में कॉल जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जुगाड़ी लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो जुगाड़ लगा देते हैं। मतलब एचआर में जिनका अपना कोई बंदा होता है, तो वो आगे से फ़ोन रिसीव करता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ और इसने यहाँ पे काम किया है। उसके बाद वो आपके 3-4 फ्रेंड्स के नंबर लेते हैं जो कि लिखवाते हैं, फिर उनको भी वो कॉल करेगा कि इन्होंने मैक्स में काम करा है या नहीं करा है। फिर वहाँ की जो एनएस है, मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, या फिर डीएनएस होते हैं, तो उनको भी कॉल करते हैं वो। तो ऐसा इनका सीन है जो साकेत वाले हैं। तो उनको भी फिर कॉल करेंगे कि हाँ भाई, अगर मान लो आपका एचआर में कोई जुगाड़ लगा के आपका बंदा है, उसने बोल दिया कि हाँ इसने काम करा है, उसको कन्फर्मेशन होगी कि आपने हॉस्पिटल में काम करा है। उसके बाद वो डीएनएस या एनएस का नंबर ले गए, वहाँ से आपको फिर आप फंस जाओगे। अगर डीएनएस या एनएस के साथ आपका कोई है ही नहीं ऐसा, तो फिर तो वो बोलेंगे नहीं ये मैं इसको जानता ही नहीं, जाए ये तो हॉस्पिटल में था ही नहीं। तो यहाँ पे ये पंगा हो सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ की हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फेक बनवा के जाते हो वहाँ पे, तो जा तो आपका कोई अच्छा जुगाड़ होना चाहिए पीछे के, अगर वो फ़ोन करके पूछे तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। मतलब वो आगे से आपको उनको ऐसे ऐसे बता दे, नहीं तो आप फंस जाओगे, वो आपको नहीं लेंगे कि आप तो वैसे ही मतलब झूठ बोल के आ रहे हो वहाँ पे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका नहीं है तो छोड़ दो, अगर आपका नहीं है तो किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ, मैक्स में मत जाओ अगर आपने कोई जुगाड़ लगाना है। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, तो आप उनको, अगर आपने होम केयर में कराया या आपने कोविड के टाइम पे कराया, तो उनको डायरेक्टली बता दो कि हमने ऐसे करा है लेकिन हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं है। तो फिर आपकी मे बी सैलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो कर सकते हैं कि अगर आप सच बोल दोगे। तो ये मेन चीज़ थी जो आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद आपका सारा प्रोसेस हो गया इंटरव्यू का। उसके बाद वो आपको बोल देंगे वापस एचआर में जाने के लिए। एचआर में आप आते हो तो वहाँ पे वो फॉर्म दे देते हो कि हाँ भाई आपका क्लैरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद वो आपको घर भेज देते हैं। तो फिर जो भी वो आपको डेट देते हैं उस डेट को आपको जाना होता है वहाँ पे। क्या वो बता देंगे आपको कि इतनी तारीख को आना, आपको उसी डेट को जाना है। तब वो आपसे सब कुछ ऑनलाइन करवाते हैं, आपकी सारी डिटेल फिल करवाएंगे, आपका सारा डेटा कहाँ से हो कैसे। फिर मतलब जो भी वो देंगे ना आपको, ऑनलाइन सारा फिल करना होता है, आपकी आईडी वगैरह बनती है। उसके बाद आपका होता है एक मेडिकल। तो मेडिकल उसी दिन नहीं होता, उस दिन वो मतलब आपको सारा
जो भी काम है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी डिटेल सारी फिल करनी है, अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है, तो फिर पीएफ के लिए नॉमिनी वगैरह क्या होता है उसका सारा करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो, मतलब ऑल ओवर सारा वो आपसे फिल करवाएंगे, वो आपको वहीं पे बता देंगे क्या क्या करना है। उसके बाद वो ये प्रोसेस हो गया, आपकी आईडी बन गई, उसके बाद फिर वो आपको घर भेज देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि कल आप आना और मेडिकल करवाना। तो उसके लिए आपको सुबह कुछ खा के नहीं जाना है, एनपीओ रहना, मतलब एनपीओ नहीं क्या रहना, कि सुबह आपको एम्प्टी स्टमक जाना होता है वहाँ पे और आपको सैंपल देने हैं। तो उसमें वो आपका मेडिकल करवाएंगे, मतलब सीबीसी होता है, आरएफटी होता है और एलएफटी, एससीओटीपीटी के कुछ टेस्ट करवाते हैं और यूरिन रूटीन का करवाते हैं। और उसके बाद रेडियोलॉजी में वो आपका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट वो करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आपको मतलब 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही वो आपको मेल कर देंगे। अगर फिर आगे फर्दर आपको मतलब थोड़ा अपने मतलब आपके फ्री में टेस्ट भी हो जाते हैं, आपको पता भी चल जाता है, एक्सरे की रिपोर्ट्स भी आपको दे देंगे। अगर आप फिल्म लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो फ्री में। तो उसके बाद आपकी आती है रजिस्ट्रेशन की बात। अगर तो आपको दिल्ली रजिस्ट्रेशन है तो फिर तो ओके है। अगर आपके पास दिल्ली की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर वो आपको क्या करेंगे कि उसी टाइम पे आपको एक फॉर्म देंगे, तो वो फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। आपको बता देंगे कैसे फिल करना है, वो फॉर्म फिल करो, ठीक है। उसके बाद अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेके उनको दो और वो अटेस्टेड कर देंगे वहाँ पे, अपना मतलब हॉस्पिटल की स्टैंप लगा देंगे और अटेस्टेड कर देंगे, साइन कर देंगे। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वो बताएंगे वो सारे आपको अटेस्टेड करवाने हैं। उसके बाद आपको जाना है कैफ़े पे। किसी भी कैफ़े पे जाके आपको क्या करना है कि वो ऑनलाइन फिल करवाना है। करने को तो आप खुद भी कर सकते हो, डीएनसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके कर सकते हो, लेकिन वो दिक्कत है कि फिर आपको ओरिजिनल स्कैन करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। तो कई बार फ़ोन से थोड़ी दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा है मतलब 100 रुपीज़ लेते हैं, 100 या 150 रुपीज़ लेते हैं कैफ़े वाले। तो मेरे हिसाब से तो वहाँ से करवा लो, वो सबसे बेटर है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मतलब आपकी जो फ़ीस है 1000 फ़ीस होती है और मतलब 150 या 200 रुपीज़ वो लेते हैं, मतलब 1200-1300 रुपये आपका लगता है टोटल। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो उसके बाद आपका सब कुछ हो गया। अब आपको ज्वाइनिंग के लिए फ़ोन आएगा कि इस डेट को आपको ज्वाइन करना है। जैसे मान लो आप मोस्टली क्या होता है कि हम 20 से 30 के अंदर अंदर सारा काम करवाते हैं और 1-2 से ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो फिर 1-2 से मतलब 1 तारीख को मान लो आपने ज्वाइन कर लिया है, 1 तारीख से आपको फर्स्ट 3 डेज़ की आपकी मतलब इंडक्शन क्लासेस होगी, वो आपकी होगी वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है बेसमेंट में, वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे जो स्टडी वगैरह करवाएंगे, आपकी नर्सिंग एजुकेटर वगैरह होते हैं, वो आपकी थोड़ी बहुत मतलब आपको पहले हॉस्पिटल का बताते हैं कि क्या हमारा हॉस्पिटल है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या हम करते हैं, सारा मतलब आपको बताएंगे। फिर इसका सीओ कौन है, आपकी एनएस कौन है, डीएनएस कौन है, सीएनए कौन है ना, डॉक्टर्स के बारे में मतलब पूरा हॉस्पिटल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हो सकता है आपको एक एक डिपार्टमेंट में जाके दिखाए कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। आपको मतलब ओरिएंट करवाएंगे। उसके बाद वहाँ की जो मेन मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा या सीएनओ हो गए है ना, जो मेन सीएनओ होंगे, तो उनके साथ फर्स्ट कन्वर्सेशन होती है ना। वो आपको हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं, वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, आपको कितने, आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। उसके बाद 2 या वहाँ पे 3 से लेके 5 दिन तक आपको रखते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होती है मतलब हॉस्पिटल से बाहर। तो वो होती है यहाँ पे जो मैक्स हॉस्पिटल है, इनका पंचशील में एक छोटा सा ऑफिस इन्होंने अपना सेटअप बना रखा है वहाँ पे। तो वहाँ पे इनके 2-3 एजुकेटर होते हैं जो आपकी क्लासेस लेते हैं। तो वो क्लास आपकी चलती है 8 to 5, मतलब 8-9 घंटे की क्लास होती है। उसमें आपको खाना पीना सब मिलता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसमें आपको खाना पीना सब मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ मिलेगा, उसके बाद लंच मिलेगा, फिर शाम को चाय वगैरह मिलती है। तो मतलब ऐसे खाने के लिए भी सब कुछ आपको मिलता है। तो पूरा आपकी टेक केयर करी जाती है इनिशियल डेज़ में, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब जब 10 डेज़ हो जाते हैं, उसके बाद आपको 1 वीक की वहाँ पे करवा के फिर हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में फिर आपको भेजते हैं आपके डिपार्टमेंट पे। तो डिपार्टमेंट जो है वो आपके सिलेक्ट कब होते हैं, जब आप फर्स्ट 3 डेज़ जो मैंने आपको बोला 3 to 5 डेज़ आप ऑडिटोरियम में क्लास लगाओगे, तभी लास्ट डे पे जो मतलब आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है। अगर आप फ्रेशर हो तो मोस्टली मैंने देखा है फ्रेशर को आईसीयू में डालते हैं, क्योंकि आईसीयू में ना काम जल्दी फ्रेशर सीखता है। अगर वार्ड में डालेंगे तो वार्ड में वो काम नहीं सीख सकता है जल्दी।
तो फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वो उसी हिसाब से आपको उसी टाइम पे आपके मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद आपकी 7 डेज़ की बाहर होगी, बाहर जाके फिर आपको 7 डे कंप्लीट करके उसके बाद आना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आपकी फिर से मतलब सीधा आपको डिपार्टमेंट में भेजेंगे और साथ में स्टडी भी करवाते रहेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में वहाँ पे भेज देते हैं, बीच बीच में क्लासेस लगती है। मतलब फर्स्ट जो वैसे 30 डेज़ तक तो ये क्या करते हैं कि आपको NITP क्लासेस ही चलाते हैं, ठीक है। NITP क्लासेस जो होता है नर्सिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसमें मतलब आपको जनरल ड्यूटी पे ही रखते हैं, मतलब वही 8 से 4 तक की या 8 से 5 तक की ड्यूटी रखते हैं। तो ये इनका मेन सीन होता है। तो ऐसे आपकी शुरू से लेके एंड तक का मैंने बता दिया। उसके बाद 1 मंथ के बाद तो आपकी नॉर्मल मतलब रूटीनली ड्यूटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ड्यूटी आवर्स वहाँ पे ऐसे ही है, 6 आवर्स की ड्यूटी है, लेकिन 6 से 8 तक भी जा सकते हो, 7 तक भी जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बिजी होता है तो इसलिए होता है दिक्कत थोड़ी सी। तो जो नए नए स्टाफ जो फ्रेशर आते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो मतलब एक्सपीरियंस के साथ किसी मतलब छोटे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होता है, इतना हैवी वर्क नहीं करा होता, जो इतने वर्कलोड में काम करना उनको नहीं मतलब नहीं उन्होंने काम ऐसे करा होता, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फ्रेशर तो मतलब वही होता है कि जैसे एक शुरू में बच्चा होता है, उसको जैसे इन्वायरमेंट में रख लो वो वैसे ही हो जाता है। तो ऐसे ही फ्रेशर वाला जो फ्रेशर बच्चा होता है उनको आप कहीं भी मतलब डाल दो, अगर आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाले में डाल दोगे तो वो उसी हिसाब से अपने आप को मतलब बना लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि किसी और हॉस्पिटल में इससे कम काम भी होता है। तो इसलिए अगर फ्रेशर हो तो कोशिश करो ऐसे वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पे है वहाँ पे काम करो, क्योंकि जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे आगे आने वाली लाइफ में आपको ज़्यादा अगर काम करने वाले में आप जाओगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। कम वाले में जाओगे फिर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कम काम करने वाले एरिया से आप मैक्स वाली जगह पे जाते हो तब आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो बाकी सैलरी आपकी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आप मतलब हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हो। फर्स्ट आपकी मतलब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तब से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट मंथ तो समझ लो कि ऐसे आपने काम ऐसे मतलब पढ़ के ही सैलरी ले लेनी है। उसके बाद तो आपकी नॉर्मल जैसे है वैसे ही आपको ड्यूटीज़ करनी है। तो दोस्तों ये मेन था मैक्स हॉस्पिटल के बारे में। तो अगर तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता लग सके कि मैक्स हॉस्पिटल का क्या सीन होता है। तो नेक्स्ट चीज़ है हॉस्टल। जो लड़कियां हैं उनको तो हॉस्टल प्रोवाइड होता है, मैक्स के सामने ही उनका अपना हॉस्टल है, तो वहीं पे हॉस्टल देते हैं वो। तो लड़कियों का मतलब यही 1500 के आसपास होता है, और 1500 आपका खाने का होता है, मतलब 3000 में आपका दोनों चीज़ों का चल जाएगा। लेकिन लड़कों के लिए आपको अगर मैक्स में आना चाहते हो तो आपको बाहर रूम लेना पड़ेगा। तो उसके बाहर ही खिड़की एक्सटेंशन या पंचशील विहार या फिर हौज रानी मतलब एरिया है, वहाँ पे आराम से आप अपना रूम ले सकते हो और रह सकते हो। तो यही मेन था मैक्स हॉस्पिटल के बारे में। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर और भी आपको कोई कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।